ये भाई आपके पास क्या है भाई, 5th सेशन है, ठीक है। आप इसके बाद हम लोगों ने इस पे क्या डिस्कस करना है, इसके बाद कल हम लोगों ने सोम डिस्कस किया था, ठीक है, सोम के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज इसके आगे की पार्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे की चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे लिए चीजें और बेहतर हो जाएं और इजी हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो ये होता क्या है, देखो पॉइजन, देखो आज ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जहां पर छोटे छोटे सवाल है, ठीक है, वहां पर समय ज्यादा देना उचित नहीं है, ठीक है। उनको एक बार हम लोग ऐसे करके जल्दी से करके उसको रैप अप कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो इज व्हाट, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ, आपको पता है किसका रेशियो होता है सर, किसका रेशियो होता है आपके पास, लेटरल स्ट्रेन का, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन का टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखे तो आप तुरंत उसको लॉक करो और क्या करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब जब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो माइनस का साइन यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं पॉइजन रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर 1/m से कर लो। यहाँ पर अगर आपसे क्या है, आपसे लिखने को कहेगा, दैट मीन्स डेल डी बाई डी माइन, आपके पास अपॉन में क्या सर, डेल एल बाई एल, और ऊपर में क्या लगा देते हैं, ऊपर में लगा देते हैं एक माइनस। रीजन क्या है माइनस लगाने का, रीजन माइनस लगाने का ये है, लेट सपोज आपके पास कोई एक बार है, ठीक है, इस बार को आप क्या करोगे, इस बार पर टेंसाइल फोर्स लगाया आपने पी, ठीक है, इस बार की लेंथ क्या है, कोई एल है, और इसका डायमीटर इनिशियली क्या है, कैपिटल, मतलब कुछ डायमीटर इसका डी है, ठीक है। लेकिन आपने जब इसको टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इसमें इलोंगेशन हो जाएगा, तो इसका आपके पास क्या भाई, लेंथ तो आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ की अगर आप बात करोगे, लेंथ की अगर आप बात करोगे, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या, एल प्लस डेल एल आपके पास इसकी लेंथ हो जाएगी, और ये जो है इसका आपके पास जो डाया हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, डेल माइनस डेल डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाता है भाई, घट जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं मटेरियल एक्स्ट्रा आ जा रहा है आपके पास, मटेरियल तो कहीं से एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो एक चीज आपके पास क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, तो एक चीज आपके पास घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों से बोलूंगा, दैट मीन्स लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ बीम्स, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ बीम्स। देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही आपसे टॉर्जनल रिजिडिटी के लिए पूछा गया था, इसके लिए टॉर्जनल रिजिडिटी के लिए कल के सेशन में डिस्कशन किया था। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वहां पर बताई भी थी कि हम लोग जब बेंडिंग की बात करते हैं, बेंडिंग की बात करेंगे, तब हमको क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट इज ई आई। तो ई आई तो करेक्ट आंसर है, लेकिन कहां से आएगा सर, ये आपके पास सिग्मा बी बाई वाई, सिग्मा बी बाई वाई इक्वल्स टू एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर, ठीक है। तो इसमें आपके पास जब इसकी ई और आई की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, मतलब यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोडक्ट को, यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 4 न्यूटन पर एम एम, ठीक है, मतलब पहली स्टिफनेस दे दी है 4 न्यूटन पर एम एम, इज इन सीरीज, किसमें, सीरीज के अंदर है, ये जो है वो सीरीज के अंदर है, ठीक, विद अनदर स्प्रिंग स्टिफनेस, मतलब एस के टू के साथ ये क्या है, सीरीज में है 6 न्यूटन पर एम एम। देखो अगर ये सीरीज में है, ठीक है, अगर आपके पास ये सीरीज में होता है, तो सीरीज में हम लोग करते क्या है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अपोजिट चीजें चलती हैं। तो 1 अपॉन में क्या सर, के इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 अपॉन में क्या सर, K1 प्लस K2, 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन K2, दैट मीन्स आपके पास क्या 1/4 प्लस 1/6, दैट इज अगर आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या, यहां से आपके पास हो जाएगा ये 6, ये 6 चौक 24, 24, और यहाँ से आपके पास 6 कम 6, और ये आपके पास कैसा 4, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, दैट इज यहाँ पर अगर आप देखोगे, दैट मीन्स इतना यहाँ पर कितना 1/K इक्विवेलेंट को अगर लिखोगे, दैट मीन्स 6 4 10 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, और ये आपके पास क्या 12, तो मतलब 5/12,
5/12 ये आपके पास 1/k इक्विवेलेंट है। अगर इसी को आप अगर इस तरीके से देखो तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो तो इसकी रिवर्स हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो अगर इसको देखोगे तो 2.4 न्यूटन पर mm, ये आपके पास क्या हो गया, ये स्टिफनेस आ गई कंपोजिट स्प्रिंग की। ये आपके पास स्टिफनेस आ गई कंपोजिट स्प्रिंग की। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है इस कंपोजिट स्प्रिंग का। इस पे देखो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%, ठीक। एन आयरन एन एन आयरन एर एन आयरन गार्डर ऑफ अ यूनिफॉर्म। गार्डर क्या होता है, जैसे कि आपके पास कभी भी ब्रिज के नीचे खड़े हो तो वहां पर तो बहुत बड़े बड़े यूज होते हैं, आपने छोटे कहां पर देखे होंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि जब घर बनता है, ठीक है, तो जब आपके पास क्या है, जब आपकी छत छत की कास्टिंग होने वाली होती है, अब आपकी तरफ उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमारी देसी भाषा में उसको बोलते हैं कि बेसिकली उसके लिए आपको जो है क्या बांधना पड़ता है उसको, मतलब देसी भाषा में बोल रहे हैं, टेक्निकल टर्म तो उसकी मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि झूला बांधते हैं, मतलब जिसपे आपके पास क्या है वो स्ट्रक्चर जो है, मतलब जिस पर आप अपना पूरा, मतलब अगर आरसीसी कर रहे हो तो आरसीसी वाला सारी चीजें बिछाओगे, ठीक है। आप जो है अगर ईंट रख के कर रहे हो, लिंटर अपना डाल रहे हो, छत अपनी बना रहे हो, तो फिर बेसिकली वो क्या करोगे, ईंटें रखोगे, ठीक, उस तरीके से। तो उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, जो वॉल होती हैं, ठीक है, जो वॉल होती हैं आपके रूम की, आपके एरिया की, तो उनके बीच में एक आपको आई सेक्शन का एक क्या दिखता है, आई सेक्शन आपको एक दिखता है कि आई सेक्शन का यहाँ पर कोई हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोई एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसी को गार्डर बोलते हैं, ठीक, उसी को गार्डर बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है जिसकी डेप्थ आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट डेप्थ इज फ्रीली सपोर्टेड इन द ओवर ऑफ स्पैन, आपके पास क्या है, लेंथ आपको दे दिया है क्या, 2.5 मीटर। इफ सेंट्रल लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन, मतलब सेंट्रल लोड कितना है, 3 किलो न्यूटन, ठीक है, दैट इज आपके पास 3 × 10⁻³ सॉरी न्यूटन, और इसको कर लो mm में, दैट इज आपके पास 2.5 × 10⁻³ दैट इज mm, ठीक है। आई एक्सिक्स दे दिया है, ठीक है, आई एक्सिक्स आपको बता दिया है कि 8 × 10⁻⁶ mm की पावर ऑफ 4, ठीक है, एंड E इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन बता दो, क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन बता दो, ठीक। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, आपसे बोला है कि सेंटर लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सेंटर लोड है, तो सर हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, देखो इसमें ये वाला केस लगा दो कि यहां पर लोड लगा मिड में, ये सपोर्ट हो गई, तो लोड इस तरीके से हो गया, तो ये कौन सी बीम बन गई, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई। तो इसमें आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या लगाना है, दैट इज आपके पास क्या सर, PL³ में क्या 48 EI, PL³ में क्या 48 EI, तो अब इसको लगा दो यहाँ से, दैट इज आपके पास P कितना है, 3 × 10⁻³ यहाँ पर आपके पास कैसे 2.5 × 10⁻³ का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 48 इंटू 2 × 10⁻⁵, और यहां पर आपके पास 8 × 10⁻⁶, ठीक है, 8 × 10⁻⁶। देखो अब यहां से आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, तो 3×3 = 9, मतलब ये 9 हो गए, तो 9 से 9 इनको यहां से काट दो, ठीक है। यहां से आपके पास 6 और 5 11, ये कट गए। यहाँ से आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास क्या बचा सर, 2 इधर भी काट दो, तो यहाँ पर आपके पास अल्टीमेटली ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 30। अब मतलब अब इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिख देता हूँ, दैट मीन्स आपके पास क्या बचा, 30 × 2.5 × 2.5, ठीक है। कैमरा बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, डिवाइडेड बाय 48 × 2 × 8, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
ये आपको क्या करना है भाई, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर आपको, आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन देख के कि 61 क्या यही आंसर होगा, ए बी सी में से कोई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर भाई इसका क्या आ जाएगा, 0.61 mm आ जाएगा, 0.61 mm। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ बॉयलर शेल, बॉयलर शेल 200 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ प्लेट थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से आपसे क्या बोला है, बॉयलर शेल की जो बेसिकली डायमीटर जो है बेसिकली कितना है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर डाया है। थिकनेस कितनी है, थिकनेस आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इस सब इट्स सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर P इक्वल टू 1.5 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। हूप स्ट्रेस पूछा है, हूप स्ट्रेस पूछा है, हूप स्ट्रेस पूछा है। देखो यहाँ पर आपके पास ये मेगा न्यूटन है, दैट मीन्स अगर इसको आप इस तरीके से रखना चाहते हो इस तरीके से रख लो, क्योंकि ऑप्शन क्या मेगा न्यूटन में ये। ठीक है, चलो इसी तरीके से रखो। अब देखो तुमको नहीं पता कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप देखो क्या चीज दे रखी है यहाँ पर, देखो क्या देखा है, बॉयलर शेल। अब बॉयलर आप लोगों ने देखे होंगे, बॉयलर कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके, इस शेप के आपके पास क्या होते हैं, बॉयलर्स होते हैं कैप्सूल शेप के। ठीक है, दैट मीन वो बॉयलर्स आपके पास क्या होते हैं, आपके पास होते हैं। ठीक है, अब जनरली इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, बाकी ट्यूब्स वगैरह इसके अंदर सारा खेल जो होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस शेप के आपके पास बॉयलर्स हैं। तो ये कैसा शेप है, ये भाई आपके पास शेल कैसा है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेल है, सिलेंड्रिकल शेल है। दैट मीन सिलेंड्रिकल शेल के लिए तो हमको सर पता है पीएच इक्वल टू PD/2T, PD/2T सर हमारे पास होता है, बिल्कुल होता है। लगा दो जरा फॉर्मूला, पीएच आपके सिग्मा एच आपको चाहिए, सिग्मा चाहिए आपके पास, पीडी आपके पास क्या है सर, पी कितना है 1.5, डी कितना है आपके पास, डी है आपके पास 200, 200 इंटू 10, मतलब आपके पास अगर इसको बदल दे, अच्छा इसको मीटर में पूछा है ना, मीटर में पूछा, तो इसको 200 डिवाइडेड बाई 20 कर लो, 200 डिवाइडेड बाई 20 कर लो, क्योंकि आपसे पूछा किसमें, मीटर के अंदर पूछा है। ठीक है, मीटर के अंदर पूछा है। या तो अगर नहीं भी बदलोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे ये आपके पास कट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सीधे सीधे अगर ऐसे ही रखोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तब भी आपका काम जो है वो सीधे सीधे चल जाएगा, सीधे सीधे आपके पास तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। ठीक, PD/2T, तो दैट मींस आपके पास 2 हो गया, तो 1.5 से 1.5 कट गया, 2 से आपके पास ये कट गया, मतलब 100 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 100 आपके पास आंसर आ जाएगा, 100 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी। यहाँ पर आपके पास क्या सर, ये ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज करोगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, जो चेंज करोगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों आपके पास कट जाएंगे। ठीक है, मीटर में चेंज कर रहे हो, मतलब आपके पास क्या सर 100 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा। Adjacent graphs shown extension del L of a wire length 2.5 meters suspended from the roof at one end with a load of W at other end. The cross section area of a wire F और T, ये F नहीं होता भाई, ये T होता है, ये थिकनेस होती है T। अरे ये T इस तरीके से बनाता हूं यार मैं, ये T है बेटा, PD/2T है, ये T है। F कहाँ है, यहाँ पर देखो T तो लिखा है, F कहाँ लिखा है। जल्दी से बताओ, यंग्स मॉडुलस निकालना है इसमें। मतलब आपको यहां से यहीं पर लिख देता हूं, L इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 2.5 मीटर है लेंथ, ये हो गई। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ, रूफ से सस्पेंडेड है। ठीक है, रूफ से आपके पास क्या कर दिया है, आपसे जैसे इस तरीके से सस्पेंड कर दिया है, लटक रही है। ठीक है, कनेक्टेड विद द अदर एंड द क्रॉस सेक्शन वायर, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वायर, मतलब यहाँ पर आपसे पूछेगा जो वायर का क्रॉस सेक्शन है 2 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस आपको बताना है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस आपको बताना है। आपके पास एरिया और लेंथ दे दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। सर कैसे निकाल सकते हैं, ई बताना है। तो आपने एक चीज पढ़ी क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है,
स्ट्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पड़ी, स्ट्रेस के इसके लिए क्या पढ़ा आपने, स्ट्रेस के लिए लोड अपॉन में एरिया या फिर आपके पास इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो ये आपके पास है। ठीक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है। अब यहीं से आप लोग चीजें अगर यहां से कन्वर्ट करोगे, दैट इज अब सीधे सीधे लिख लो। ठीक है, ये इसको पी ले लो ना, तो यहां पर आपके पास वही, ठीक है, वही जो फॉर्मूला आपके पास वहां से होता है, या तो इसको इन सबको छोड़ो क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जो तुमको डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला बताया ना, डेल एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन में ए ई, बस इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो। ठीक है, इसको ही ध्यान रखो। अब यहां से करना क्या है, यहां से तुमको ई की वैल्यू निकाल लेनी, बस इतना कर लो। पी एल अपॉन में क्या, ए इंटू डेल एल। ठीक है, ए इंटू डेल एल तुम्हारे पास ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब तुमको नहीं पता है कितना है डब्ल्यू। ठीक है, नहीं पता है इसकी, ई इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, पी नहीं पता, ये पता है 2.5। ए कितना है, 2 इंटू 10 टू दावर ऑफ -8। ठीक है, डेल एल कितना है भाई, डेल एल भी तुमको नहीं पता। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दावर ऑफ -8 इंटू डेल एल बाय पी। मतलब आपके पास जो लोड है वो है। ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है भाई, वो लोड है। अब देखो यहां पर चीजें जो हैं वो कुछ ना कुछ इस ग्राफ में मिस, यहां पर आपके पास कुछ चीजें मिसिंग है। अरे यार सॉरी, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्राफ शोज, यहाँ पर ग्राफ नहीं दिया है। ठीक है, दैट्स वाई आपके पास ये चीजें नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये चीजें नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ग्राफ में आपके पास दी होती है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है, आंसर आ जाता है। यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। फिलहाल जनरल इंजीनियरिंग आपके पास इसके अंदर आया हुआ है, जनरल इंजीनियरिंग जेएसएससी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग सॉरी सॉरी तो जनरल इंजीनियरिंग के अंदर आया हुआ है, ग्राफ इसका नहीं शो है, दैट्स व्हाई इसको मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कॉजेज द फटीग फेलियर। फटीग फेलियर, देखो फटीग फेलियर में आपके पास क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है बार बार स्ट्रेसेस को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो फटीग स्ट्रेस हमारे पास कब देखने को मिलता है, फटीग स्ट्रेस में हम लोग जब इसको रिपीटेड स्ट्रेस या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलते हैं, कि बार बार कभी पॉजिटिव लूप, कभी निगेटिव लूप, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, इस तरीके का लूप सिस्टम जब चलता है, दैट मींस तब हमारे पास क्या होता है, इसको रिपीटेड स्ट्रेस बोलते हैं, इसको रिपीटेड स्ट्रेस बोलते हैं, इसको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे एसी करंट का ग्राफ बनता है वही आपके पास होता है। तो इसकी वजह से जो फेलियर होता है ये फटीग फेलियर होता है। किसकी वजह से फेलियर होता है, वो फटीग फेलियर होता है। जनरली वायर को आप लोग घर में भी तोड़े होगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो इसी तरीके से तोड़े होगे। इस तरीके से होल्ड करते ऊपर घुमाए, नीचे घुमाए, ऊपर घुमाए, नीचे घुमाए। अब उसको वायर को कभी भी इस तरीके से पकड़ के नहीं खींचते हो कि वायर टूट जाए। ठीक है, वायर टूट जाए, पुराना वायर होगा तो एक बार को हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी, लेकिन अगर वायर नया है तब वो ऐसा नहीं टूटता है। ठीक है, वायर नया है वो ऐसा नहीं टूटेगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बहुत जबरदस्त है, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, सिविल मैकेनिकल वालों के लिए कोई बिल्कुल हलवा सवाल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, ठीक है, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, चेंजेस इट्स साइन, जहां से बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज करेगी, अपने साइन को चेंज करेगी, दैट इज क्या है, वो आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दैट इज आपके पास क्या। अब साइन को चेंज करना मतलब आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव में भी होगा, निगेटिव में भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव में भी होगा, निगेटिव में भी होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव की बीच की जगह क्या होती है, तो बीच की जगह क्या होती है, बीच की जगह होती है जीरो। बीच की जगह क्या होती है,
बीच की जगह होती है 0, तो ये भी ध्यान रखना। अब इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी देके पूछ सकता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी देके पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी देके पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम, भाई ये तो नहीं होगा, सिर्फ आपके पास साइन चेंज करता है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं करता। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं, लोडिंग कांस्टेंट नहीं, क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज 0, दैट इज ऑप्शन डी। आपको बताया यहाँ पर 0 हो जाएगा। कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव आए, दैट मीन्स आपके पास क्या, जैसे आप अभी डेट में हो, ठीक है, जब डेट चुका दोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास कोई डेट नहीं होगा, ना आपके पास क्या है, ना आपके पास पैसा होगा उस समय पे, अगर आप डेट चुका दी हो, ठीक है। तो बेसिकली वो पॉइंट ऐसा होगा कि आप ब्रेक इवन पे हो गए, बोलते हैं ना कि ब्रेक इवन पे है, तो ब्रेक इवन एज बिल्कुल 0, ठीक है, ना प्रॉफिट है ना लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m, बेंडिंग मोमेंट m है, ट्विस्टिंग मोमेंट t है, व्हेन इज द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट टीई, टीई आपके पास दिया है, तो यहां पर आपको बताना है क्या, बिल्कुल फॉर्मूला ही पूछा है, क्या हो जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट का। अगर हम लोग यहां से बात करें तो ये इक्विवेलेंट टॉर्क अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे, दैट इज इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा इन्होंने दिया है, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हाफ करके, ठीक है, ये कहां पर दिया, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। अगर इसी के तर्ज पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ हाफ ये ब्रैकेट, ठीक है, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ये भी फॉर्मूला हो सकता है, इसको कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं, हाफ m प्लस टी ई, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता है, इधर ये भी पूछा जा सकता है, इधर ये भी पूछा जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए टू शाफ्ट्स ए एंड बी मेड अ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की बनी है, ठीक है सर, मतलब यहां पर शाफ्ट की बात होगी, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी इज अ थ्राइस ऑफ डायमीटर ए, मतलब अगर मैं बोल दूं कि डाया ऑफ ए क्या है, डाया ऑफ ए अगर आपके पास डी है तो डाया ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3d हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर बाय ट्रांसमिटेड बाय ए कैन ट्रांसमिटेड बाय पी, ठीक है, दैट इज पी ए बाय पी बी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, पी ए बाय पी बी का रेशियो निकालना है। अब देखो यहां से तुम्हारे पास क्या है, यहां से देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो अब इसको यहां से समझते हैं, पावर क्या होता है, पावर होता है P इक्वल टू 2 पाई एन टी बाय 60, ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, जनरली फॉर्मूला आपके पास होता है। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, टी। अब टॉर्जन इक्वेशन तुम्हारे पास होती है, ये एक केस ध्यान रखना, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद दूसरा केस अगर हम लोग बात करें, टी बाई जे इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई आर, टाउ बाई आर, ठीक है, टाउ बाई आर। अब यहां पर से डायमीटर तो है नहीं, डायमीटर कहां पर देखने को मिलेगा भाई, डायमीटर देखने को मिलता है यहां पर, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, जे के हो जाता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, आईपी के हो जाता है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या सर, टी इक्वल्स टू पाई डी की पावर ऑफ 4 अपॉन में क्या सर 32, यही हम लोग लिखते हैं, यही हम लोग लिखते हैं कि पाई जो है वो हमारे पास क्या, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना है, ठीक है, अगर ये नहीं लिख रहा है, इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि फिर इसमें हम लोग और भी फैक्टर्स कंसीडर करेंगे कि सर ये वाला रेडियस छूट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको नहीं लिखना है, ठीक, तो डायरेक्टली हम लोगों के पास एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, एक फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली अगर हम लोग वहां से जाएंगे, मतलब अगर टॉर्जन इक्वेशन से निकाला हुआ फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला होता है, टाउ मैक्सिमम हम लोगों ने निकाला था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट इज आपके पास क्या सर 16t अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब, अगर आपको याद होगा तो, अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या है बताया भी है, कल के सेशन में बताया था, हाँ, तो ये मैंने आपको बताया। अब यहां से टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या सर टाउ मैक्सिमम इंटू
टाउ मैक्सिमम इंटू पाई डी क्यूब अपॉन में क्या सर, अपॉन में यहाँ पर 16। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो टी जो है वो किसके, वो है आपके पास डी क्यूब के। तो आपसे अगर आपसे बोला है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टॉर्क के, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी क्यूब के। तो यहां से तुम ये लिख सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये दो चीजें मिल गई, अगर तुम्हारे पास, कलर चेंज कर लेता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, एक तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन मिल गई और एक तुम्हारे पास ये मिल रही है, ठीक है। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो सर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब लिख सकते हो। बोलो सर बिल्कुल लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। तो यहां से अगर हम लोग लिख लेंगे पी ए बाई पी बी, बीच में आपके पास जो भी ये सारा कांस्टेंट ही तो है, अगर इक्वल लगाओगे तो सिर्फ कट जाएगा। तो डायरेक्टली इस तरीके से लिख लो डी ए बाई डी बी, ठीक है, डी ए बाई डी बी, दैट इज इसका आपके पास क्या हो जाएगा भाई, होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब, क्योंकि यही तो बोला डी क्यूब। अब यहां से मैं थोड़ा सा कैमरा बंद करता हूं, यहां पर आपके पास क्या है भाई, पी ए बाई पी बी। डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए की वैल्यू है डी, और आपके डी ए की वैल्यू कितनी है डी, और यहां पर डीबी की वैल्यू कितनी है 3D डिवाइडेड बाय 3D, ठीक। इनका आपके पास क्या है सर, क्यूब, इनका क्यूब, दैट इज आपके पास डी से डी खत्म, डी से डी खत्म, मतलब आपके पास क्या, पी ए बाई पी बी, पी ए बाई पी बी दैट इज आपके पास क्या, 1/3 का क्यूब। तो 1/3 का क्यूब का मतलब आपके पास क्या, यहां से अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या, 1/27, 3 का क्यूब कितना होता है 1/27। तो ये आपके पास आ जाएगा पी ए बाई पी बी दैट इज 1/27। तो ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम के लिए, ठीक है, फिक्स्ड बीम के लिए बेसिकली आपके पास क्या होता है, थ्री फोर्सेस कंपोनेंट, थ्री फोर्सेस कपल, थ्री फोर्सेस कंपोनेंट टू कपल, टू फोर्सेस कंपोनेंट थ्री कपल, थ्री फोर्सेस कंपोनेंट थ्री फोर्सेस कंपोनेंट वन कपल, ठीक है। देखो ये क्या है, ये भाई क्वेश्चन गलत, होता क्या फिक्स बीम में होता क्या है, देखो फिक्स बीम में आपके पास क्या होता है भाई, दो तो आपके पास फोर्स रिएक्शन होती है, दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, क्वेश्चन गलत पूछा गया है, ठीक है, रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, प्लस आपके पास क्या है सर, आपके पास एक मूवमेंट होता है, वन मूवमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, वन मूवमेंट रिएक्शन होती है, ठीक, ये होता है, ये क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंड्स ऑफ द बॉडी yield the magnitude of the thermal stress will be, the magnitude of the thermal stress will be increase, decrease, remains the same, nota। ये बोल रहा है कि ईल्ड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, ईल्ड कर दो, ठीक है, मतलब जो बॉडी के एंड्स है, मतलब लेट सपोज ये बॉडी है कुछ, ठीक है, ये बॉडी है, ये और ये अगर इसको आपने क्या कर दिया भाई, इसको आपने ईल्ड कर दिया, ठीक है, ईल्डिंग कर दोगे तो थर्मल स्ट्रेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, थर्मल स्ट्रेस अगर इनको ईल्ड कर दोगे तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो पाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रेसेस है, अगर उसके एंड्स को किसी भी बॉडी की किसी भी बार को अगर जो एंड्स होते हैं उनको ईल्डिंग पे ले आओगे, तो फिर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है उस बॉडी के अंदर, मतलब स्ट्रेस आपके पास सेम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स आपके पास जनरेट नहीं हो पाते, सो दैट ये आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ सर्कुलर शाफ्ट of a 50 mm dia required to the transmit a torque, ठीक है, to another shaft if the shear stress not exceed, ये टाउ दे दिया, ये डी दे दिया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है, टॉर्क पूछा है, जरा निकाल दो, टॉर्क पूछा है, निकाल दो, अभी फॉर्मूला बताया था उसी से निकल जाएगा। क्या सर आपके पास यहाँ पर टाउ इक्वल्स टू 16 टी वाई पाई डी क्यूब, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, निकालो। किस में चाहिए, किलो न्यूटन मीटर में चाहिए, किलो न्यूटन मीटर में चाहिए ना, चलो इसको बाद में बदल लेंगे,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 40 इक्वल टू 16 अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब कितना है आपके पास 50 का क्यूब। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, टी इक्वल्स टू 40 इंटू पाई इंटू 50 का क्यूब अपॉन में क्या सर 16। अब देखो किलो न्यूटन में करना है तो 1000 से भाग, ये हो जाएगा मतलब 10⁻⁶ से डिवाइड कर लो, सीधे सीधे आंसर तो यहां से निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। या चलो इसको मैं यहां से कर देता हूँ ना, इसको यहाँ वैल्यू रख लो तो वो कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो टाव रखोगे तो 40 एम्पियर दे रखा है इसको क्या लिख सकते हो 40 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या सर, अगर इसको किलो न्यूटन में बदलना है तो अभी तुम क्या कर लो सर 40 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही कर लो, यही कर सकते हो ना, कर लो। डी इक्वल टू कितना सर 50 इंटू 10⁻⁻³ ये क्या है आपके पास मीटर में, दैट इज, अगर इसको इस तरीके से लिख रहे हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बोलो बिल्कुल सही बात सर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर तुम इसको डायरेक्टली यहां पर यही पुट कर दो क्योंकि ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो टी इक्वल्स टू, मैं टी की वैल्यू रख दे रहा हूँ डायरेक्टली, आपके पास क्या सर 40 इंटू 10⁻³ इंटू आपके पास क्या पाई इंटू आपके पास डी क्यूब कितना है 5 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास है, ये आपके पास है। ठीक, तो इसको भाई कैलकुलेट करना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, -6 आएगा तो यहाँ से आपके पास क्या डिडक्ट होगा, क्या कटेगा, देखो -6 है। ठीक है, -6 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 दूना 6, तो 3 और 1 4, ये चला जाएगा तो 2 तब भी बचेगा, 2 तब भी बचेगा तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख लो, ये आपके पास 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या है भाई 3.14 इंटू 125 इसका स्क्वायर कर लोगे। ठीक, इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास कुछ ये चीज आएगी। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब मुझे जहां तक लगता है कि ऑप्शन डी आपके पास आंसर बनना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ कैसे मैंने ये चीज बता दी। देखो यहाँ से 10⁻⁻² है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 3 एकम 3, ठीक है, मतलब तो 3 के आसपास ही बनेगा। 4 से 4 तो नहीं जा रहा है, ठीक है, 4 तो नहीं जा रहा है, और 4 अब आपके पास डिनोमिनेटर में है, चेंज जब डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास क्या है, आपके पास यही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 1 के आसपास वाला आंसर होगा, तो 1 के आसपास यही आंसर है 0.98, तो यही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डी आंसर आया भी है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज डिफाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू द कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मिंग द मटेरियल। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन जो है डिफाइन करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस को कौन डिफाइन करता है कॉन्टिन्यू डिफॉर्मेशन के लिए, फ्रिक्शन स्ट्रेस, टेरेस्का स्ट्रेस, गेज स्ट्रेस, या फिर फ्लो स्ट्रेस। ठीक है, DSSB के अंदर आया हुआ सवाल है। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन के लिए, तो ये आपके पास सिंपल सा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। फ्लो स्ट्रेस आपके पास होता है, फ्लो स्ट्रेस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको देता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है जिसकी हेल्प से आपके पास मटेरियल में कॉन्टिन्यू डिफॉर्मेशन जो है बेसिकली हमको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोड इन टेंसाइल टेस्टिंग, द लोड इन टेंसाइल टेस्टिंग, ठीक है, टेंसाइल टेस्टिंग में लोड कर रहे हैं, क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा आफ्टर द नेकिंग फिनोमिना। नेकिंग फिनोमिना, ठीक है, टेंसाइल लोड जो है बेसिकली नेकिंग फिनोमिना के बाद आपके पास क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। देखो नेकिंग फिनोमिना के केस में आते आते, जैसे ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है,
मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ इस शेप का बन जाता है, बहुत थिन बहुत थिन बहुत थिन। मतलब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि बहुत थिन हो गया, कि ब्रेक होगा वो यहीं से कहीं से ब्रेक हो जाएगा, यहीं कहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो भाई आपके पास टेंसाइल टेस्ट, आप लोड क्या होगा, धीरे 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 आपके पास नेकिंग के बाद आपके पास घटने लगेगा। दैट इज ऑप्शन सी आपके पास क्या है, करेक्ट। क्योंकि फिर एक पॉइंट पर आकर आपके पास वो क्या हो जाता है, वो आपके पास हो जाता है क्या, ब्रेक हो जाता है। अगर ऐसे नहीं समझना तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अगर आप यहां से देखते हो कुछ ये चीज, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट है। अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बाद वाला ही तो रीजन नेकिंग रीजन होता है। तो नेकिंग रीजन में आपके पास क्या है, टेंसाइल लोड तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोल्ड वर्किंग, ये तो चलो प्रोडक्शन का क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल दिया, ठीक है, प्रोडक्शन का क्वेश्चन डाल दिया, बट क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है तो बता सकते हो। देखो कोल्ड वर्किंग, ठीक है, ये कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है, देखो ये अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मेटल फॉर्मिंग में हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मतलब हैमरिंग फोर्स, मशीनिंग फोर्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है सर, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्रीज बाय द कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग के द्वारा क्या इंक्रीज नहीं होता है, क्या इंक्रीज नहीं होता है। देखो यहां पर अगर आपसे बात करेंगे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, नहीं, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज होती, वो तो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ही स्ट्रेंथ होगी। डक्टिलिटी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज है जैसे आपके पास क्या, लेट सपोज कोई गोल्ड का कॉइन ही है, आप उसको थोड़ा पीटते रहोगे, ठीक है, या फिर आपके पास उसको क्या करोगे कि किसी भी शेप में बेंड करना चाहोगे, तो फिर वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा। डक्टिलिटी तो आपके पास हो जाएगी। फटीग स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ भी आपके पास नहीं होगी। दैट इज यहाँ पर नॉट पूछा है तो आपके पास ए बी, सॉरी नहीं सॉरी ये मैंने गलत बता दिया ना, ये मैंने आपको गलत बोल दिया कि फटीग स्ट्रेंथ आपके पास एक्चुअली क्या होता है। देखो फटीग स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगा, देखो कोल्ड वर्किंग होगी या कुछ भी होगा, कोल्ड वर्किंग का सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि यूज एंड थ्रो वाला पेन जो होता है, कई बार उसको हम लोग बेंड करते हैं, ठीक है, कई बार उसको हम लोग क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, तो वो बीच से क्या हो जाता है, बीच से उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फटीग स्ट्रेंथ आपके पास क्या हो जाएगी सर, उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि बेंड करो फिर दूसरी तरफ बेंड करो, फिर बेंड करो, फिर बेंड करो, आपके पास वो स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाती है। लेकिन डक्टिलिटी नहीं आती है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को खींचा कोल्ड वर्किंग करने के बाद और उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया वायर की फॉर्म में, तो ये नहीं आता। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of a material of a fracture in the presence of the crack is known as, ठीक है, in resistance of a material, in resistance of a material of a fracture in the presence of crack is known as, रेजिस्टेंस, देखो फ्रैक्चर में रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, ब्रिटलनेस नहीं होता है। ब्रिटलनेस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट गिरा और आपके पास ब्रेक हो गया, दैट इज ब्रिटलनेस। जिन मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ब्रिटल ऑब्जेक्ट होते हैं। ब्रिटल क्या होता है सर, जिनकी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से कम होती है, दैट इज ब्रिटल मटेरियल। ठीक, क्रीप, क्रीप में आपके पास लोड कांस्टेंट रहता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज क्रीप। ठीक है, तो यहां पर आपके पास फ्रैक्चर में आपके पास क्या है सर, रेजिस्टेंस, दैट इज फ्रैक्चर टफनेस, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर टफनेस हम लोग बोलते हैं। किसके अंदर, आपके पास रेजिस्टेंस मटेरियल टू द फ्रैक्चर, इसमें हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर टफनेस बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सिंपल लाइनर भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आएंगे। अब देखो ये बहुत चीजें हैं, अभी डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट कि लोड कांस्टेंट रहता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफॉर्मेशन होता है। क्या बताया था, अभी बताया कि क्रीप होता है, अभी बताया क्रीप होता है, तो इसको तो कोई इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो क्रीप के लिए पूछ दे, क्रीप कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि लोड कांस्टेंट रहता है, लोड कांस्टेंट रहता है, डिफॉर्मेशन होगा कैसे, डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सर समझाओगे, बिल्कुल समझाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, ध्यान दो, सुनो, तो आपको एक चीज मैं बताता हूं, जैसे आप लोगों ने आटा चक्की देखी होगी, जो उस पर बेल्ट लगी होती है पुली के ऊपर, तो आटा चक्की तो अपने स्पीड पर चल रही है और वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब वहां पर ऐसा क्या हो जाता है, वहां पर ऐसा क्या हो जाता है, जो आपके पास क्या है, जो बेल्ट आपकी स्लिप होने लगती है, बेल्ट में स्लिपिंग हो जाती है, बेल्ट में स्लिपिंग हो जाती है, तो ऐसा क्या हो जाता है वहां पर,
डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वो टेम्परेचर का फैक्टर, वो क्रीप, वहां पर क्रीपिंग का भी फैक्टर, वो सभी फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि लोड वहां पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लोड वहां पर कांस्टेंट रहता है। अब वो लोग बोल सकते हो कि सर लोड फ्लक्चुएटिंग रहता है, वो उसकी अपनी स्पीड पर चलता रहता है, ठीक है, अपनी स्पीड पर क्या है भाई, चलता रहता है। क्या करते हैं यार टाइपिस्ट लोग भी, पता नहीं। मतलब आधी आधी चीजें रखते हैं। चलो आंसर तो आ जाएगा, खैर बता दो, आंसर तो आ जाएगा। हाँ आंसर तो आ जाएगा। कैनेडी थ्योरम। देखो कैनेडी थ्योरम क्या होता है, कैनेडी थ्योरम ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, ये थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कोई रिलेटिव पॉइंट्स जो हैं, वो आपके पास रिलेटिव पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसके अंदर, इनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग आपके एक लाइन में। तीन जब लाइन तीन तीन जब रिलेटिव पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, तो उनके बीच में हम लोग कैनेडी थ्योरम्स को लगाते हैं, और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ये लाइन, शर्त ये है। थ्री प्लेन्स हैव अ बॉडी ऑफ रिलेटिव मोशन अमंग देमसेल्फ एंड देयर आई सेंटर, मतलब आईसी जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर मस्ट लाई ऑन अ सर्कल, नहीं ये गलत, सर्कल में नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में होता है, सेंटर मस्ट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यहाँ पर टू प्लेन बॉडी बोला है, तो ये गलत, ठीक है, ऑप्शन बी। विच वन ऑब्जेक्ट causes against the stress developed at the constant contact surface is referred to bearing stress, tensile stress, shear stress या normal stress? देखो भाई कल मैं आपकी क्लास एक्चुअली थोड़ा सा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, अ, कल एक्चुअली क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आरआरबी जेई वालों का है पेपर, ठीक है, आरआरबी जेई वालों का पेपर है, तो उनका मुझे कल लाइव सेशन क्लास होगी कल, लेकिन हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाए, बट वो उनका सेशन मुझे लेना है, जो आरआरबी जेई वाले हैं, ठीक है, तो उनका एक दो सेशन जो है वो मुझे रिकॉर्ड करने हैं, तो वो मैं पहले कर देता हूँ, फिर आपकी परसों सेशन ले लूंगा, मतलब आज संडे था, आज आपको छुट्टी नहीं दी, आप कल अब रेस्ट कर लेना, ठीक है, फिर इसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे, इसको खत्म करके फिर एफएम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट प्रेसेस अगेंस्ट अनदर, एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेस कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, द स्ट्रेस डेवलप्ड, ये आपके पास क्या है सर, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस डेवलप्ड होगी, जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, प्रेस करेगा, ठीक है, प्रेस करेगा, ठीक है, प्रेसेस बोला है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, देखो कंप्रेसिव आपके पास प्रेस करना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को प्रेस करना मतलब वहां पर आपके पास क्या भाई, कंप्रेसिव फोर्स लगाना, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगाना, और कंप्रेसिव फोर्स जब लगता है तो स्ट्रेस कौन सी डेवलप होगी सर, उसके जस्ट अपोजिट वाली, टेंसाइल वाली, तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस, तो आपके पास कौन सी सर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेस हमेशा अपोजिट होती है, नहीं बियरिंग स्ट्रेस कैसे हो जाएगी, टेक्निकल टीम टीवाई, बियरिंग स्ट्रेस कैसे हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि क्या बोला है, ऑब्जेक्ट प्रेस कर रहा है ना, प्रेस करने में कंप्रेसिव लोड आ रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करोगे कंप्रेसिव लोड, और स्ट्रेस का नेचर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, जो लोड लगा रहा है उसके अपोजिट वाला, अपोजिट नेचर का, तो उसके अपोजिट नेचर में क्या हो गया, टेंसाइल ही तो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल, इसके लिए लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो क्या होगा, तो ये डायरेक्टली है भाई, ये सीधे है, ठीक है, ये आपके पास सीधे, ये आपके पास जो है सीधे है, ठीक है, ये तो आपके पास सीधे डायग्राम है, ठीक है, अगर यहाँ से पूछ देगा इलास्टोप्लास्टिक के लिए तो फिर ये वाला डायग्राम हो जाएगा, प्लास्टिक के लिए तो ये सी वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये कास्ट आयरन के लिए दिया हुआ है, ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, तो ई जी के म्यू में जो रिलेशन होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला भाई याद ही होगा, ई क्या होता है, ई इक्वल्स टू 9 kg, 9 kg कहाँ पर सर, इसी में तो है 3k प्लस जी, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है।
चलो ये बताओ, अब ये बताओ, एक देखो दो रिलेशन तो जनरली पता रहते हैं, ठीक है, दो रिलेशन तो पता रहते हैं, कौन कौन से, ई इक्वल्स टू 2g, ई इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास क्या, आपको ये रिलेशन तो जनरली नहीं भूलता है, ये चलो यहीं पे लिख देंगे सारे, यहीं पे लिख देंगे सारे। सबसे पहले ये बताओ, सब ये रिलेशन तो तुमको याद ही रहते हैं, कौन कौन से, ई इक्वल्स टू 2g 1 + म्यू, ये याद रहता है, ई इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू, 1 - 2 म्यू, ये याद रहता है, ई इक्वल्स टू 9kg अपॉन में कैसा 3k + g, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपको रिमेंबर रहता है। लेकिन दिक्कत होती है इस वाले में, तो ये क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू 3k - 2g डिवाइडेड बाय आपके पास 6k + 2g, ठीक है। इसको कैसे याद किया है, 32 62 से, 32 ऊपर 62 नीचे, और आपके पास केजी चलेगा, ठीक है, केजी चलेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे यार इन्होंने तो ऑप्शन भी अलग तरीके से रखे हैं, देखो ये तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इन दोनों में से होगा, ये माइनस है ऊपर, ये नहीं होगा, यही आंसर होगा। इसको देख लेते हैं, 3k - 2g डिवाइडेड बाय, अगर हमने लिख दिया 2g + 6k, अच्छा इन्होंने इस नीचे वाली टर्म को बदल दिया, नीचे वाली टर्म को घुमा दिया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A rod is a 2 मीटर लॉन्ग, एल बराबर आपके पास क्या भाई 2 मीटर है, टेम्परेचर आपके पास कितना है, एट टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर रेज्ड हुआ है, टेम्परेचर कैसे रेज्ड हुआ, 80 डिग्री तक रेज्ड हुआ, T2 आपके पास ये है, T1 ये है, T2 ये है, ड्यू टू एक्सपेंशन टेम्परेचर राइज प्रिवेंट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड, टेक यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज दिस वन, ठीक है, क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज दिस, ठीक है। तो आपको बताना है सर सिग्मा टीएच आपके पास क्या होता है, अल्फा डेल टी इंटू ई, यही तो होता है, यही लगा दो, अल्फा कितना दे रखा है, ये अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो 12 इंटू 10⁻⁻⁻6, ई कितना है, ई है भाई आपके पास कितना, ई आपके पास कितना है, ये आपके पास दे रखा है कितना, ये दे रखा है 1 × 10⁻⁵, ठीक है, 1 × 10⁻⁵, ये किस में है, मेगा न्यूटन mm² में है, ठीक है। अगर इसके मेगा को चेंज कर लोगे तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में दिया है, ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, ऊपर जो है मेगा 10⁻⁶ में बदलोगे, 10⁻⁶ से डिवाइड करोगे तो वो कट जाएगा, ठीक है, तो आपके पास बचेगा यही 10⁵, ठीक है। अब डेल्टी देखो, डेल्टी अगर आपको निकालना है तो डेल्टी में क्या करोगे, डेल्टी इक्वल टू हमारे पास क्या है, T2 - T1, तो यहाँ पे आपके पास क्या सर 80 - 10, 80 - 10 का मतलब यहाँ पर आपके पास 70, तो यहाँ पर आप कर लो 70, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये से ये सब कट गया, ये आपके पास 6 6 और 1 6, 12 7 84, 84 किलो न्यूटन mm², यही आपके पास क्या रहेगा, आपके पास आंसर आ यार 84 न्यूटन आएगा ना, 84 किलो न्यूटन नहीं आएगा, अच्छा मैंने ये ऑप्शन देख लिया ना, तो ये आपके पास कैसे 84 न्यूटन mm² आएगा ना, mm², ये आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। एक एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इसको क्या कर लीजिए भाई, होमवर्क के लिए कर लीजिए, कल मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कल मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लूंगा, या फिर बता देते हैं, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर अ सेक्शन बीम NN, मतलब NN के लिए आपको ये बताना है, शोन इन अ फिगर, मतलब ये NN आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास ये दिया गया है, बेंडिंग मोमेंट m है, इस गिवन बाय फॉर्मूला E I ये सब दे रखा है, तो यहाँ पर सिग्मा बता दो, सिग्मा आपके पास कैसे बताओगे, सिग्मा V बाय इक्वल टू M/I, ठीक है, इक्वल टू E/R, तो E/R की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इन दोनों टर्म को यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, बिल्कुल पकड़ लिया सर, सिग्मा भी बताना है तो सिग्मा बता दोगे डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास M × Y, M × Y/I, M × Y/I,
ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए ही आपके पास आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर है, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 50 क्वेश्चन इस सेशन में आपके इस पार्ट में हो गए। कल आप लोगों की बीपीएससी वालों की क्लास में नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे एक दो चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी और करनी है। ठीक, और आरआरबी जेई के जैसे मैंने बताया कि उनका एक पेपर पूरा सॉल्व कराना है। ठीक है, तो फिर वो दो तीन क्लासेस में हो पाता है। ठीक है, तो फिर वो उसको क्या कर देते हैं, उसको फिर डिस्कस करना रहेगा उनके साथ, क्योंकि उनका पेपर 4 जून को है। ठीक है, तो फिर आपकी क्लासेस में फिर रिज्यूम कर दूंगा परसों से, बट कल आपका जो है वो रेस्ट डे रहेगा, आप लोग आराम से अपना रिवाइज करिए। बचे हुए 51 क्वेश्चन से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू, मुलाकात करते हैं आपसे परसों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।